तो क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि हमारे शरीर की जो चर्बी है, जिसे मतलब हम हमेशा कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, हम्म। वो असल में एक इनबिल्ट हीटर की तरह काम कर सकती है? हाँ। और मजेदार बात तो ये है कि ठंड लगने पर ये अपना रंग भी बदल सकती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जरा एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए जो धीरे धीरे गर्म हो रहा हो और जहां ऑक्सीजन की जगह कोई जहरीला धुआं भरता जा रहा हो। कुछ ऐसा ही इस वक्त हमारे समुद्र तटों पर मछलियों के साथ हो रहा है। देखिए, प्रकृति की इस उथल पुथल से लेकर ना हमारी अर्थव्यवस्था की चाल तक, अगर देखा जाए तो सब कुछ एक ही चीज से जुड़ा है। और वो है अनुकूलन, यानी अडेप्टेशन और लचीलापन। सही कहा। तो हमारे सभी श्रोताओं का आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हम्म। जो भी हमारे श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 21 मार्च 2026 भाग 1 का सत्र है। जी, हमारी दैनिक यूपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज का हिस्सा। हाँ, और चर्चा में गोता लगाने से पहले एक छोटी सी बात स्पष्ट कर दूं। आज के इस विश्लेषण में कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर हमने पहले कभी संक्षेप में बात की है, तो उन्हें एक बेहतरीन रिवीजन के तौर पर लेना चाहिए, ताकि कुछ भी अनावश्यक रूप से दोहराया ना जाए। बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी में रिवीजन ही सबसे अहम होता है। एकदम। और हाँ, अगर हमारे यूपीएससी उम्मीदवारों को स्रोतों का ये गहन विश्लेषण काम का लगता है, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा भी उत्साह बना रहता है। तो आज के जो हमारे स्रोत हैं वो हमें इसी अनुकूलन के सफर पर ले जाएंगे। हम देखेंगे कि मीथेन गैस का क्या खतरा है, अंटार्कटिका से लेकर पश्चिमी घाट तक हमारी धरती कैसे हिल रही है। रुड़ा जैसी जनजातियां भी तो हैं। हाँ हाँ, इरुला जनजाति का प्राचीन ज्ञान और साथ ही हमारी सरकारी नीतियां, मतलब जैसे रिलीफ योजना या फिर सौर ऊर्जा का ALMM फ्रेमवर्क, ये सब वैश्विक झटकों के खिलाफ कैसे ढाल बन रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गैस से जो हमारी जलवायु के लिए एक साइलेंट किलर बन चुकी है। मेरा मतलब है मीथेन। हाँ, मीथेन। 2025 का जो नया कार्बन मैपर सैटेलाइट डेटा आया है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। मतलब मैं डेटा देख रहा था, दुनिया भर में तेल और गैस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन के जो टॉप 25 स्थल हैं, उनमें से 15 तो अकेले तुर्कमेनिस्तान में पाए गए हैं। जी, 15 साइट्स एक ही जगह। लेकिन मुझे यहाँ ये समझना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही इतनी बड़ी सिरदर्दी है, तो वैज्ञानिक इस मीथेन को लेकर इतना क्यों घबरा रहे हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों गैसों का काम करने का तरीका एकदम अलग है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और इसका वायुमंडलीय जीवनकाल सिर्फ 12 साल का होता है। सिर्फ 12 साल, जबकि CO2 तो सदियों तक हवा में रहती है। 86 गुना अधिक गर्मी रोकती है। एक मिनट, 86 गुना? मतलब अगर आज 1 टन मीथेन हवा में गई, तो अगले 20 सालों तक वो पृथ्वी को भयंकर रूप से गर्म करेगी। सटीक रूप से। और 100 साल के पैमाने पर भी देखें ना, तो ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान CO2 से 28 गुना ज्यादा है। बाप रे। औद्योगिक क्रांति के बाद से जितना भी तापमान बढ़ा है, उसका लगभग 30% हिस्सा सिर्फ इसी गैस के कारण है। इसके मुख्य रूप से 3 मानवीय स्रोत हैं: कृषि, ऊर्जा क्षेत्र, जहां से ये तुर्कमेनिस्तान वाला डेटा आया, और अपशिष्ट या लैंडफिल। अच्छा, तो अब यहाँ से ना कहानी और खतरनाक हो जाती है। ये जो एक्स्ट्रा गर्मी पैदा हो रही है, इसका सीधा असर हमारे मैंग्रोव पर पड़ रहा है, जो हमारे तटीय रक्षक हैं। हाँ, मैंग्रोव बहुत ही संवेदनशील होते हैं। स्रोतों में एक शब्द बार बार आ रहा है, हाइपर कैप्निक हाइपोक्सिया। अगर मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में विजुअलाइज करूं, तो ये वैसा ही है जैसे बहुत सारी मछलियों को एक छोटे से गर्म कमरे में बंद कर दें और कार का धुआं कर दें। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हाइपरकैप्निक हाइपोक्सिया दरअसल 2 तरफा मार है। हाइपरकैप्निया का मतलब है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा हो जाना, और हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कम होना। बिल्कुल सही। मैंग्रोव जो खारे पानी में उगते हैं, वो मछलियों के लिए एक बेहतरीन नर्सरी होते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान बढ़ रहा है, उसने पूरी केमिस्ट्री बिगाड़ दी है। तो जमीनी स्तर पर ये केमिस्ट्री कैसे काम करती है? देखिए, गर्म पानी में ना ऑक्सीजन को घोलकर रखने की क्षमता ठंडे पानी से कम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब कम ज्वार आता है, यानी लो टाइड, तो पानी रुक जाता है। अच्छा, और वहां जमा कार्बनिक पदार्थ बहुत तेजी से सड़ने लगते हैं। ये प्रक्रिया पानी की बची हुई ऑक्सीजन को भी सोख लेती है और खूब सारी CO2 छोड़ती है। तो वो जगह एक तरह से जहरीले सूप में बदल जाती है। जी, और इसका सबसे बड़ा शिकार वो मछलियां होती हैं जो वहां पैदा होने आती हैं। ये मैंग्रोव उनके लिए एक क्रैश की तरह होते हैं। हाँ, प्राकृतिक क्रैश। लेकिन इस दमघोटू माहौल में तो वो नर्सरी ही खत्म हो रही है। बिल्कुल।
मछलियां मर रही हैं या वहां से भाग रही हैं। इससे जैव विविधता तो घट ही रही है, साथ ही मछुआरों की आजीविका पर भी संकट आ गया है। प्रकृति अचानक आए इस बदलाव के अनुकूल खुद को ढाल नहीं पा रही। अनुकूलन की इसी जद्दोजहद से अगर हम पृथ्वी के भूविज्ञान की तरफ चलें तो हमारी धरती भी कहाँ शांत है। हाँ, भौगोलिक हलचलें तो लगातार हो रही हैं। बिल्कुल। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने अंटार्कटिका के साउथ शेटलैंड आइलैंड्स में 6.7 तीव्रता के भूकंप की सूचना दी है। 6.7, जो कि काफी बड़ा है। हाँ, अब अंटार्कटिका सुनते ही दिमाग में सिर्फ बर्फ आती है। बर्फ के नीचे भूकंप और ज्वालामुखी कैसे हो सकते हैं? यही तो भूविज्ञान का जादू है। साउथ शेटलैंड आइलैंड्स अंटार्कटिक प्रायद्वीप से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर में है। इसे अंटार्कटिका के ताज का गहना कहा जाता है। अच्छा। 1819 में विलियम स्मिथ ने इसे खोजा था और ये पूरा क्षेत्र ज्वालामुखीय है, जैसे डिसेप्शन आइलैंड का कैल्डेरा। डिसेप्शन आइलैंड नाम ही काफी रहस्यमय लग रहा है ना? यहाँ 80% तो सिर्फ बर्फ है और कोई इंसान स्थायी रूप से नहीं रहता, लेकिन जीव जंतुओं की बहुत समृद्ध प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। मैंने पढ़ा था कि पेंगुइन की काफी कॉलोनियां हैं वहाँ। बिल्कुल, जेंटू और चिनस्ट्रैप पेंगुइन वहाँ भारी संख्या में है, साथ ही सील और व्हेल भी। ये भूकंप हमें याद दिलाता है कि बर्फ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही हैं। तो अंटार्कटिका के इस ठंडे जंक्शन से निकलकर श्रोताओं को भारत के एक बहुत अहम भौगोलिक जंक्शन पे लाते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। जी। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्यमंगलम के इको सेंसिटिव जोन में चल रहे अवैध रिजॉर्ट्स को सील करने का कड़ा आदेश दिया है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी कदम था और हमारे यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इसकी भौगोलिक स्थिति जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तमिलनाडु में है ना? जी, और ये ठीक वहां स्थित है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अहम हिस्सा है। और इसके आसपास के जो पड़ोसी रिजर्व्स हैं वो इसे एक विशाल वन्य जीव गलियारा बनाते हैं। बिल्कुल, मुदुमलाई, बांदीपुर और BR टाइगर रिजर्व इसके पड़ोसी हैं। यहाँ से भवानी, मोयार और नोयाल नदियां बहती हैं। और जलवायु कैसी है वहां की? यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है। हाथी, बाघ सब यहाँ रहते हैं। उच्च न्यायालय का फैसला इसी प्राकृतिक आवास को अतिक्रमण से बचाने के लिए है। लेकिन इन जंगलों में सिर्फ जानवर ही नहीं है, यहाँ इंसानों की एक ऐसी संस्कृति भी है जिसका प्रकृति से रिश्ता हजारों साल पुराना है। आप इरुल जनजाति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, इरुला जनजाति, जो अभी तमिल कैलेंडर के मासी मगम त्योहार की वजह से चर्चा में भी थे। देखिए, इरुल समुदाय एक द्रविड़ियन जातीय समूह है जो नीलगिरी के पहाड़ों में रहते हैं, केरल और तमिलनाडु दोनों जगह। और तमिलनाडु में तो इन्हें PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में रखा गया है। सही कहा, वो सर्वेश्वरवादी होते हैं, मतलब प्रकृति के कण कण में भगवान देखते हैं। उनकी मुख्य देवी कन्यम्मा है, जो नाग देवता से जुड़ी हैं। और ये छोटी बस्तियों में रहते हैं जिन्हें मोटास कहते हैं ना। मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प इनका सांप पकड़ने वाला कौशल लगा। अरे वो तो कमाल का है। वो सिर्फ मिट्टी पर निशान या गंध से बता देते हैं कि सांप कहाँ गया। पारंपरिक चिकित्सा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक समुदाय प्रकृति के साथ सदियों से अनुकूलन कर रहा है, लेकिन आधुनिक दुनिया में सर्वाइवल का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, वहाँ नीतियाँ काम आती हैं। बिल्कुल। जैसे वैश्विक संकट के समय हम अपनी अर्थव्यवस्था और निर्यातकों को कैसे बचाते हैं, इसके लिए सरकार रिलीफ योजना लेके आई है। ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा है। भारत सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 497 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ये रिलीफ योजना मंजूर की है। रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। जी, पश्चिम एशिया में जो समुद्री व्यवधान हुए हैं, जैसे UAE, सऊदी, इजराइल की तरफ, वहां जो भारतीय निर्यातक फंस गए हैं, ये योजना उनके लिए है। मतलब समुद्री मार्ग बाधित होने से जो भाड़ा और इंश्योरेंस बढ़ गया है। हाँ, इसे ECGC लिमिटेड लागू करेगा। इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पुराने शिपमेंट के लिए 100% रिस्क कवरेज मिलेगा। अच्छा, 100%? हाँ, और दूसरा, जो MSME निर्यातक हैं, उन्हें माल ढुलाई पर 50% तक की प्रतिपूर्ति यानी रीइंबर्समेंट दी जाएगी, जिसकी लिमिट शायद 50 लाख रुपए तक है। जी बिल्कुल, 50 लाख तक। ये तो स्पष्ट रूप से भारतीय हितों की रक्षा करने वाला कदम है। अब अर्थव्यवस्था को बचाने से आगे बढ़कर उसे आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में ALMM फ्रेमवर्क का आना। हाँ, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ALMM की लिस्ट
3 पेश की है, जो 1 जून 2028 से लागू होगी। तो ये लिस्ट 3 अचानक क्यों आई? देखिए, पहले लिस्ट 1 और लिस्ट 2 थी, सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल के लिए। लेकिन सोलर सेल भी तो इनगॉट्स और वेफर से बनते हैं ना। मतलब उस सिलिकॉन के बड़े ब्लॉक और उनके पतले स्लाइस? बिल्कुल। और अब तक हम इनगॉट्स और वेफर्स के लिए पूरी तरह बाहर के देशों पर निर्भर थे। ये नई लिस्ट इसी कमी को दूर करने के लिए है। हाँ, ताकि हमारी सौर परियोजनाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकें। तो चलिए, ऊर्जा स्टोर करने वाले सोलर पैनल से अब मानव शरीर पर आते हैं। हमारा शरीर ऊर्जा को कैसे स्टोर करता है? जिसे हम सिर्फ फैट समझते थे, वो कुछ और ही निकला। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। वैज्ञानिक अब स्पष्ट करते हैं कि एडिपोज ऊतक यानी फैट सिर्फ कैलोरी का गोदाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन अंग है। मतलब ये हार्मोन्स छोड़ता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है सफेद फैट, जो ऊर्जा जमा करता है और लेप्टिन हार्मोन छोड़ता है, जिससे हमारी भूख कम होती है। और दूसरा भूरा फैट है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और UCP1 प्रोटीन होता है। ये ऊर्जा को जमा नहीं करता, बल्कि ऊर्जा को जलाकर गर्मी पैदा करता है। मतलब फैट ही फैट को जला रहा है गर्मी के लिए। और एक तीसरा प्रकार बेज फैट भी तो है। हाँ, बेज फैट सबसे अद्भुत है। जब शरीर लंबे समय तक ठंड में रहता है, तो सफेद फैट के भीतर ही ये बेज फैट विकसित हो जाता है। ओहो, मतलब शरीर खुद को ढाल लेता है। बिल्कुल। और ये भूरे फैट की तरह गर्मी पैदा करने लगता है। शरीर की इस क्षमता से अब हम मानसिक स्वास्थ्य पर चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। जी, संयुक्त राष्ट्र समर्थित और ऑक्सफोर्ड व गैलप द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। इसमें जीवन प्रत्याशा, GDP, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारक देखे जाते हैं। और फिनलैंड लगातार 9वें साल पहले स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश है। लेकिन भारत की रैंकिंग का क्या? हमारे श्रोताओं को ये नोट करना चाहिए, भारत 2024 में 126वें स्थान पर था, 25 में सुधर कर 118 पर आया। और अब 2026 में अब ये 116वें रैंक पर है। लेकिन रिपोर्ट में एक चेतावनी भी है कि भारी सोशल मीडिया उपयोग युवाओं की भलाई को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ये वाकई एक गंभीर बात है। तो श्रोताओं, आज हमने देखा कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। मीथेन का बढ़ता खतरा, मैंग्रोव का संघर्ष, अंटार्कटिका में भूकंप, सत्यमंगलम के वन और इरुला जनजाति। और साथ ही रिलीफ योजना, ALMM फ्रेमवर्क, शरीर में फैट के प्रकार और हमारी वैश्विक खुशी। बिल्कुल। तो हमारे UPSC उम्मीदवारों को तैयारी के लिए शुभकामनाएं। इस दैनिक सीरीज के भाग 1 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में मेरा एक सवाल है। हमारा शरीर तो ठंड से बचने के लिए बेज फैट बना लेता है, लेकिन क्या हमारी वैश्विक नीतियां जलवायु परिवर्तन और घटती खुशी के अनुकूल खुद को बदल पा रही हैं, या हम सिर्फ रिलीफ जैसी तात्कालिक राहत पर ही निर्भर हैं? सोचिएगा जरूर।